नमस्कार। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं भारत की खोज का पाठ 2 तलाश। पाठ 1 में हम इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि लेखक नेहरू ने कहाँ इस पाठ को लिखना शुरू किया और उन्होंने क्या विचारधारा रख के क्या सोचकर इसके बारे में लिखा और क्यों हमारी इस पुस्तक को इसमें सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम में। ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। तो आज पढ़ते हैं तलाश का पहला भाग, भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों से मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मेरा मन किसका मन? लेखक नेहरू जी का मन। इस बीच में बराबर उससे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ कि मेरा भारत क्या है। अपने भारत को जानना चाहता हूँ और जो भी उसमें घटित हो रहा है मेरे देश में, उसका विश्लेषण और उस पर अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कैसा लगा, ठीक है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में वो अपने विचार रखना चाहते हैं। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। बचपन में इन बातों को देखकर उन्हें कैसा लगता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था कि बचपन की जो बातें धीरे धीरे धुंधली हो गई थी, लेकिन अब जब जेल में लेखक बंद है, बड़े हो चुके हैं, उस समय उनके अनुभव जो प्राप्त उन्हें हो रहे हैं, उन धुंधली रूप यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है और निखार दिया है। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? क्या खास बात थी भारत की? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? इतनी ताकत थी, इतना महत्व था, इतना गौरव था, वह क्षीण क्यों हुआ? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के कारण क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? कि जनसंख्या के नाम पर तो भारत में बहुत आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या कुछ ऐसा विशेष है कि हम कहें कि हाँ, बहुत अच्छा है हमारे भारत में? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? जो दुनिया के अन्य देश हैं, विकसित देश हैं, जो विकास वो कर रहे हैं, क्या हम उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में कहीं ठहरते हैं? तो ये प्रश्न लेखक के मन में आते हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया कि मेरे रोम रोम में भारत बेशक था, लेकिन एक आलोचक की दृष्टि से, कि गुण और दोष दोनों को निरखना, दोनों को परखना, उस नज़र से उन्होंने देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, अवशेष, बचे हुए हिस्से, कल भी बताया था, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, पश्चिमी देशों के। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता, कि कोई यूरोप के देशों का कोई व्यक्ति है और वो हमारे देश को देख रहा है, उसके नज़रिए में भारत क्या है। मैंने उस दृष्टि से सोचना शुरू किया। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, कि हमारे जो अतीत की विरासत इतनी महान विरासत है, मैं उसे एक तरफ करने जा रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। यानी कि जो हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, वह बहुत ही संपन्न और सुदृढ़ रही है। तो कहते हैं अगर वह वैसी नहीं होती तो भारत का ये जो जीवंत रूप आज हमें दिख रहा है वह शायद न होता, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? कि ऐसी भारत में क्या खासियत थी कि इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति होने के बाद आज भी वह देशों विदेशों में अपना सम्मान बचाए हुए है, नाम बनाए हुए है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है।
कि आज जो भारत की अपनी सभ्यता है, जो कल्चर है, उसकी नींव, उसका आधार है वर्षों पुरानी वह मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के समय की सभ्यता, जिसमें धीरे धीरे अन्य चीजें भी जुड़ती चली गई। आधार वही रहा और समय की जरूरत के साथ साथ उसमें और चीजें जुड़ती गई, ऐड होती गई। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। इतने लंबे समय तक कोई संस्कृति कैसे अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है, जो भारत में बची रही, और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। उसमें परिवर्तन तो हुए और विकास भी हुआ, लेकिन आधार वही रहा। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही सभ्यता, व्यापार के केंद्र दूसरे देश भी बने, तो जिनके वजह से हमारी सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ हुआ। कुछ हमने उनसे ग्रहण किया, हमारा उनके पास गया। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। कि दूसरे देश की जो संस्कृतियां थी उनका प्रभाव तो जरूर भारत पर पड़ा, लेकिन भारत की जो अपनी संस्कृति की मजबूत नींव थी उसमें कोई दरार नहीं आई, वह मजबूती से डटी रही। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो लेखक हैरान है कि हम इतने मजबूत अपनी संस्कृति पर कैसे रहे, क्या बात है हमारी संस्कृति में ऐसी। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। तो जो कुछ प्राचीन साहित्य जो हमारा लिखा गया है, बहुत प्राचीन पुस्तकें हैं, बहुत महत्वपूर्ण, लेखक ने उन्हें पढ़ा और उनमें जो बातें थी, जो विचार थे, जो भाषा की स्पष्टता थी, उससे लेखक बहुत प्रभावित हुआ कि उस समय लोग कितना चिंतन मनन कर सकते थे, उनके विचार कितने स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचते हैं, तार्किक आधार पर, सिर्फ कहने को नहीं, तर्क सिद्ध से किए हैं उन्होंने। तो इन सब से लेखक प्रभावित हुआ। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, जो खोज करते करते भारत में पहुंचे थे। जो यात्री, जैसे ह्वेन-त्सांग आया था, इस तरह से। तो उनकी यात्रा में लेखक शामिल हुआ कैसे? उन लोगों ने जो खोज की, इतिहास में जो उनके यहाँ के बारे में बताया, उसका भी अध्ययन लेखक ने किया था। तो उन यात्राओं की दास्तान जो छोड़ कर गए थे, उन कहानियों की जो उन्होंने अपने बारे में, हमारे देश के बारे में अपनी कहानियों में लिखा, उसको भी लेखक जान सका। और उस कहानी को जानने के माध्यम से, उन के द्वारा लिखे इतिहास को पढ़ने के माध्यम से लेखक इस यात्रा से जुड़ पाया। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुरानी मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। कि हिमालय से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, मिथक है। मिथ होता है ऐसी घटनाएं, कथाएं जिन्हें हम सच मान लेते हैं, चाहे प्रमाण है या नहीं है, लेकिन हमारा जो समाज है उन्हें सत्य मानता है। दंत कथाएं होती हैं लोगों से सुन सुनकर जो हमारे पास आई हैं, प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं कि वहां हमें सबूत मिला है कि यह इतिहास में जैसे सबूत होते हैं सत्य है, लेकिन ऐसी कथाएं लेखक के जानकारी में आई और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ऐसी कथाओं ने हमारे विचारों पर प्रभाव डाला है और साहित्य पर भी। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। ऐसी कथाओं की ओर हिमालय से लेखक बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। बहुत सारी बातें जो हमारी नदियों से जुड़ी हैं उसे याद आई। इंडस या सिंधु, इंडस नदी, सिंधु नदी, जिसके आधार पर ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। क्योंकि इंडस से जो सिंधु नदी है उसके लिए है, वह यहाँ बहती हुई आती है, तो उसी को सिंधु से इंडस, इंडस से इंडिया, इस तरह से हमारा नाम पड़ा और धीरे धीरे हिंदुस्तान हो गया। और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियों और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। कि उन नदियों को पार करके, सिंधु को पार करके अनेक दूसरे देशों के आक्रमणकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम,
इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है कि जब सिंधु ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहाँ से उसका निकास है और गिरती कहाँ है, भारत से होती हुई तब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय, रमणीय होता है सुंदर, बहुत सुंदर, रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य उत्सव नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना से कृष्ण की कथा, अनेक कथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में, तादाद होता है संख्या, लोगों को अपने तटों की ओर खींचती रही है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो यह जो अनुच्छेद है इसमें लेखक ने बताया है कि उसे अपने भारतीय पर्वतों और नदियों से गहरा लगाव है, क्योंकि इनसे हमारी अनेक दंत कथाएं, हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी संस्कृति का विकास बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, अतः लेखक इनसे लगाव महसूस करता है। मैंने अपने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। अब उन्होंने अनेक इमारतें, पौराणिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें भी देखी हैं और उनके समय की जो वर्तमान, उनके समय में जो तत्कालीन इमारतें थी, आधुनिक इमारतें उस समय की, उन्हें भी देखा। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। अब तो सैकड़ों और हजारों के, अब तो लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पूर्व से उनके पुरखे, पुरखे अर्थात हमारे पूर्वज, हमारे बड़े दादा परदादा आदि गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि यूपी या इलाहाबाद के आसपास के लोग आते, पूरे भारतवर्ष से, और सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। जो लोग भारत में आए थे उन्होंने इनकी कहानियों के बारे में लिखा है। गोकी उस समय भी, हालांकि, गोकी अर्थात हालांकि, यद्यपि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, उस समय भी ये बहुत पहले से मनाए जाते रहे थे, यानी कि प्राचीन काल से, और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी, हैरत, हैरानी, कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है, कि गंगा की ओर सब खींचे चले आते हैं। ऐसा क्या कारण है? मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी, कि इन यात्राओं और जो सब चीज़ों की मैंने यात्रा की, दौरे किए हर जगह के, तो उनसे मुझे, मेरे मन में इच्छा जगी कि हमारे अतीत में क्या हुआ है, भारत के हमारे इतिहास में क्या रहा है, उसे देखने की लेखक में जिज्ञासा जगी और उसने उसे शांत भी करना चाहा। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे, जीवन की हर स्थिति को जीते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी कि जिंदगी वास्तव में क्या है। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। जैसे हम कहीं बोलते हैं किसी बंद कमरे में तो आवाज गूंजती है, पहाड़ों में जाते हैं तो लौटकर आवाज हमारे पास आती है, तो ऐसे ही लगता है कि जो शब्द वहां लिखे गए हैं इतिहास में, वे लौटकर लेखक तक आ रहे हैं प्रतिध्वनि की तरह, उनकी आंखों के सामने लिखे जा रहे हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ, अशोक के जो पाषाण स्तंभ, पाषाण होता है पत्थर, स्तंभ पिलर्स, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से, उस समय में क्या था कि वास्तुकला का जो प्रचलन था उस पर लिख दिया जाता था,
नक्काशी कर दी जाती थी, चाहे उस पर मंत्र लिखे हों, उस समय की मुद्राएं छपी हों, राजाओं के चित्र छपे हों, तो शिलालेखों पर बहुत सी पुस्तकें भी प्राप्त होती हैं। तो उस समय के जो पाषाण स्तंभ थे उन शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे, जब उन्होंने उसे पढ़ा शिलालेखों पर जो था, तो एक ऐसे व्यक्तित्व की जानकारी लेखक को मिली जो खुद एक सम्राट होकर भी, जो स्वयं तो सम्राट था ही, राजाओं का भी राजा था, किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था, लेकिन किसी अन्य से भी उसकी तुलना करें तो वह उन सब में श्रेष्ठ ठहरता था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद करा रहा था। कि उसका साम्राज्य था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को दिल्ली की बजाय अपनी राजधानी बनाया था, और सब कुछ अपने शासन को भूलकर उसने विभिन्न मतों के विद्वान, जिनके विचारधारा अलग, मत होता है विचार, अलग अलग विचारधारा के लोगों को, विद्वान लोगों को इकट्ठा किया, उनसे संवाद किया, उनसे बातचीत की और वाद विवाद, जिसे आप डिबेट कहते हैं, वो किया। वह जिज्ञासु भाव से, जानने की इच्छा के भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था, कि ऐसा विशेष कार्य कर रहा था कि मनुष्य की जो शाश्वत समस्याएं हैं, जो हमेशा उसके जीवन में रहती हैं, उनको किस तरह से सुलझाया जा सकता है। तो इस बात ने अकबर की इस बात से लेखक जो है प्रभावित हुआ। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हुई। विलक्षणता होता है बिल्कुल अद्भुत, कुछ अद्भुत लगा अपने भारत की संस्कृति में। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, कितना प्रभाव करने का गुण उसमें समाहित है, ये सब लेखक जान चुका था। तो आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।